सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 10 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 40 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट वाली कौन सी थी हमारी? डेबिट और क्रेडिट। तो आज हम पढ़ेंगे 41 से, जो कि नाम है उसका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल सिंपल सी है कि बिल रिसीवेबल आर अ रिटन प्रॉमिस बाय द कस्टमर टू पे अ बिजनेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी एट अ फ्यूचर डेट। बिल रिसीवेबल सीधे सिंपल है कि मान लें आपके कस्टमर ने आपसे उधार सामान खरीदा और उसने रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये पेमेंट इन फ्यूचर में दूंगा, किसी भी डेट में दूंगा इन फ्यूचर में। तो वो आपका बिल रिसीवेबल माना जाएगा कि आपको इस बिल का पैसा अभी मिलना बाकी है। सिंपल हिंदी में वही बात हुई कि इस बिल का पैसा अभी मिलना बाकी है फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल रिसीवेबल आर रिटर्न प्रॉमिस बाय द कस्टमर टू पे अ बिजनेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी एट अ फ्यूचर डेट। सिंपल स्टेटमेंट लिखे तो आपको समझ आ गया कि बिल रिसीवेबल क्या है। 41 42 वाली कौन सी है? बिल पेएबल। बिल पेएबल आर द रिटर्न प्रॉमिस बाय द बिजनेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी टू अ क्रेडिटर एट अ फ्यूचर डेट। बिल पेएबल सिंपल सा है इसमें भी कि ये भी रिटर्न प्रॉमिस है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल एक रिटर्न प्रॉमिस है दोनों। बाय ए बिजनेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी टू अ क्रेडिटर एट अ फ्यूचर डेट। हमने सप्लायर से उधार सामान खरीदा और हमने सप्लायर को बोला कि हम तुमको ये वाली पेमेंट जो हमने तुमसे सामान जो खरीदा है ये इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी हम डेट में दे देंगे। जैसे मान लें हमने एग्जांपल लेता हूँ कि बिल पेबल, जैसे बोले हमने सामान खरीदा पहले सप्लायर से ऑन डेट, आज है 27 अगस्त को। इस दिन हमने सामान सप्लायर से खरीदा और हमने उसको बोला कि हमने पेमेंट कर देंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को या फर्स्ट डेट को हम पेमेंट कर देंगे। तो हमने एक तरह का बिल क्या किया? पेबल, मतलब कि हमने जो बिल अभी देना है वो पेबल से इतना मतलब कि पेबल मतलब कि देना भी बाकी है। बिल का जो पैसा है वो भी देना बाकी है। तो हमने एक रिटर्न प्रॉमिस दिया सप्लायर को कि हम इस फ्यूचर डेट को, फ्यूचर डेट कौन सी है? 1 मंथ की, नेक्स्ट मंथ की जो पहली डेट है फर्स्ट, मतलब कि 1 सितंबर। तो इस दिन हम पेमेंट दे देंगे सप्लायर को। तो ये हमारा एक तरह का क्या है? रिटर्न प्रॉमिस किया हमने सप्लायर से कि हम 1 सितंबर को तेरे को ये पेमेंट दे देंगे। तो वही केस आप बिल रिसीवेबल में ला सकते हैं, वही केस आप बिल पेएबल में ला सकते हैं। सिंपल सा है। अब 43 वाला है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आर द अमाउंट ओन टू द बिजनेस बाय इट्स कस्टमर फॉर अ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन द क्रेडिट। ये एक बड़ी टर्मोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू बिल रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में आप अकेला बिल की बात नहीं करेंगे, इसमें ऑल अनदर कुछ अनदर चीज़ भी आ जाएगी इसमें। पर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वही चीज़ है जो कि बिल रिसीवेबल में हमने पढ़ी है कि अकाउंट से रिलेटेड का मतलब कि आपको कोई भी पैसा जो कि कस्टमर से मिलता है इन फ्यूचर, जो भी अपने उधार सामान अपने कस्टमर को बेचा है, कोई भी डेट को आपको जो पैसा मिलेगा वो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में लिख लेंगे, उस डेट को लिख देंगे, एंट्री डाल देंगे। 44 वाले कौन सी? अकाउंट पेबल। ये भी वही से सेम एज बिल पेबल वाली है कि जिस दिन हमने मतलब कि सप्लायर से सामान उधार सामान खरीदा है, हमने बोला नेक्स्ट दिन पेमेंट कर देंगे, हमने एक तरह का रिटर्न प्रॉमिस दे दिया, तो वो भी अकाउंट पेबल के अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल सा ये भी। उसके बाद है 45 वाली डिस्काउंट। डिस्काउंट का इट इज़ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और द पेमेंट ऑफ द गुड्स अलाउड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड द डिस्काउंट। 1 मिनट, एंटरप्राइजेस का स्पेलिंग गलत है, डबल एस आ गया था, अब ठीक है। हाँ, एक एक तरह का डिस्काउंट को सबको पता है कि जो भी हम कस्टमर से, वैसे मान लें कस्टमर हमारे पास आया और उसने मांगा कि भाई डिस्काउंट कितना है, तो कितने रिडक्शन मिल रही है उसको प्राइस में। जब भी हम पे, वो भी जो पे कर रहा है उसमें कितनी रिडक्शन हम दे रहे हैं एज। तो इट रिडक्शन इज द प्राइस ऑफ द गुड्स सर्विस और पेमेंट ऑफ द गुड्स अलाउड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड द डिस्काउंट। ये वैसे 2 पार्ट्स का होता है, मैंने को दोनों को अलग अलग कर दिया है। एक तो 46 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट को है, और 47 वाली है कैश डिस्काउंट। टू तरह के, मैं 2 टाइप्स के होते हैं डिस्काउंट। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? द रिडक्शन इन द लिस्ट और द कैटलॉग्स प्राइस अलाउड बाय द सेलर टू इस्ट कस्टमर इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। सेल आर रिकॉर्डेड एट नोट वैल्यू आफ्टर द डिडक्टिंग ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। ये वाली स्टेटमेंट आप रहने दीजिए। भी ये जब हम एंट्री करना सीखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसका मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट का जब हमने मान लिया सप्लायर से कोई भी सामान, उधार सामान खरीदा, या कोई हमने कैश में किया या उधार, मान लीजिए उधार सामान हमने सप्लायर से खरीदा। जैसे एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे कि हमने सप्लायर से ऑन क्रेडिट सामान हमने सप्लायर से खरीदा। तो ट्रेड डिस्काउंट, जैसे मान लिया हमने 12,000 का उससे सामान खरीदा,
तो उस सप्लायर ने बोला कि जे तू मान ले मेरे से 15,000 का और सामान खरीद लेता है, मतलब कि टोटल 15,000 का तू मेरे से सामान खरीद लेता, तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, एट अ रेट ऑफ 5% का डिस्काउंट मैं तुझे दे दूंगा। तो ये एक तरह का क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट हुआ। हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक तरह का ट्रेड ही कर रहे हैं। सप्लायर क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। एक जो रिटेलर है वो भी कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। दुकानदार वाला भी ट्रेडिंग कर रहा है। तो दोनों जब डिस्काउंट की बात होगी तो दोनों का मतलब क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट इसके बीच में आया। सप्लायर से हमने उधार सामान खरीदा, हमने जो खरीदा तो 12,000 का सामान था, लेकिन सप्लायर ने बोला कि जे तू 15,000 का सामान मेरे से खरीद लेता है तो एट अ रेट ऑफ द 5% तक को मैं डिस्काउंट दे दूंगा। सिंपल सा है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। उसके बाद है कैश डिस्काउंट, जो कि कैश डिस्काउंट होता है ज़्यादातर कस्टमर बेस होता है। जैसे मान लिया कस्टमर में बोला कि मेरे को उधार सामान चाहिए, तुमने बोला कि उसे कि उधार सामान तो मिल जाएगा, लेकिन तुम जो मान आज जल्दी पेमेंट मेरे को कर देते हो तो मैं तुम्हें इसका डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब कि तुम्हें कैश रिडक्शन दे दूंगा एक तरह का। इसकी हम पढ़ते हैं क्या लिखा कि रिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर टू इट्स डेटर फॉर मेकिंग द क्विक पेमेंट। क्विक पेमेंट की जल्दी पेमेंट के लिए सप्लायर को मतलब कि शॉपकीपर को ये टेंशन है कि उसका जो कस्टमर है वो मेरे को कैश कितने दिन में देगा, या 2 दिन में देगा या 3 दिन में देगा, तो उसको जल्दी पेमेंट करने के लालच में उसको डिस्काउंट देना पड़ता है सप्लायर को। द रिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर टू इट्स डेटर्स फॉर मेकिंग द क्विक पेमेंट, द अमाउंट ड्यू इज कॉल्ड द कैश डिस्काउंट, इट इज़ अ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ द क्रेडिटर और डेटर्स। तो नेक्स्ट वाली कौन सी है, 48 कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब सीधे से बात खर्चा। खर्चा मतलब कि जो भी अपने खर्चा किया है अपने गुड्स परचेज करने में, सर्विस देने में, इसका वाला कॉस्ट। सिंपल सा ये कॉस्ट इज एज सिमिलर एज द एक्सपेंसेस, लेकिन बट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें तुम्हारा गुड्स भी आएंगी, इसमें तुम्हारा सब सर्विस भी आएगी, एक्सपेंसेस में तुम्हारा सैलरी आएगी, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट आएगा, तुम्हारे इंटरेक्ट के सारे खर्चे आ जाएंगे। तो एक्सपेंसेस में एक बड़ा टर्म है कॉस्ट। क्या है कॉस्ट में, क्या है कॉस्ट में सिर्फ लिखा कि स्पेंड क्या करता है सिर्फ गुड्स और सर्विस पर। एक हमने और टर्म पढ़ी थी जो कि थी एक्सपेंडिचर वाली। एक्सपेंडिचर में क्या था, एक एसेट्स भी आते थे उसमें। तो ये याद रखना तीनों में डिफरेंस क्या है तुम तीनों खर्चे ही हैं। एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा है, उससे छोटा एक्सपेंसिस है, उससे छोटा कॉस्ट है। उसके बाद 49 वाली क्यूटी, ये भी हमने पढ़ा था एक शॉर्ट टर्म में, क्यूटी एज सिमिलर एज कैपिटल। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी कि एसेट माइनस कैपिटल लायबिलिटीज करोगे तो इक्वल टू इक्विटी या कैपिटल माना जाएगा। इक्विटी सिंपल था कि ओनरशिप आपकी कितनी है बिजनेस में, एक तरह की मतलब कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। जैसे मान लिया आपका मान लिया अंबानी का बिजनेस है, अंबानी ने अपने बिजनेस में 60% ऑफ द शेयर होल्डिंग है उसकी, मतलब कि 60% का उस कंपनी का मालिक है। जो बचा हुआ 40% है वो पब्लिक है, मतलब कि उसने अपने बेटे को दिया या किसी मतलब कि पब्लिक को की दिया है या किसी गवर्नमेंट के हिस्से में है, तो वो अलग चीज़ हुई। इसी में इसको टर्म को बोलते हैं शेयर होल्डिंग, या एक तरह का इक्विटी बोलते हैं कि कितना ओनरशिप है आपके बिजनेस में। तो ये भी हो गया। तो उसके बाद आएगा 50 वाली लास्ट वाली ऑब्सोलेंस। क्या है ऑब्सोलेंस, एक ऐसी टर्म है जैसे हमने पढ़े पढ़ा ना कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रिडक्शन इन द फिक्स्ड एसेट, कि मतलब जो भी अपने वस्तु जो भी अपने एसेट खरीदी हुई, जैसे मतलब बाइक है, बाइक पे भाई जैसे बाइक खरीदते हो एक उसके 1 घंटे के पहले ही बाइक की रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जैसे मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई भी तुम्हारे टाइमिंग यूजेस कर रहे हो, तुम बाइक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारे उसकी जो वैल्यू वो कम होती रहेगी, हर चीज़ की वैल्यू कम होगी। बट लैंड की वैल्यू हमें कभी कम नहीं होगी, हमने दोस्तों पहले भी पढ़ा था। तो आज के टर्म क्या है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। इसके भी भाई वैल्यू, इसकी भी वैल्यू फॉल होती है, लेकिन क्यों होती है, टेक्नोलॉजी के कारण या इंट्रोडक्शन ऑफ द बेटर प्रोसेस टेक्निक और या चेंज इन द टेस्ट या फैशन। जैसे मान लें पहले के ज़माने में लोग क्या डालते थे, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली रहने दे, कि जैसे मान लिया कोई भी एसेट है, बाइक की एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक का क्या है, बाइक पहले आती थी, पहले पहले मान लीजिए स्कूटर आता था। स्कूटर की अब धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब स्कूटर का टाइम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आज के टाइम में देखो कितने के पास स्कूटर है, बहुत कम है। तो आज के टाइम में क्या बाइक्स आ गई, स्कूटीज़ आ गई। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के कारण जो चीज़ आपकी ऑब्सोलेट हो जाती है, ऑब्सोलेट इन द सेंस क्योंकि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट हो जाता है। जैसे हमारा जो स्कूटर था वो एक के तरह क्या फिक्स एसेट है, उसकी रिडक्शन इन द वैल्यू हो जाएगी तो वो ऑब्सोलेंस के टर्म में आ जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है कि टेक्नोलॉजी के कारण, कि हर आजकल तो हर चीज़ें चेंज इन होती रही है। फ़ोन में कितना टेक्नोलॉजी आ रही है, नोकिया का था सबसे पहले, वह नोकिया का फ़ोन चलता था, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नोकिया की एडवांसमेंट नहीं हुई, तो उसके कारण क्या मार्केट में सैमसंग आ गया। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के होने के कारण तो ऑब्सोलेंस आता है। इसमें यही शब्द है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ द बेटर प्रोसेसेस। तो हमारी सारी टर्म्स हो गई हैं आज। आज हमने 10 टर्म्स बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली हैं। ये भी तुम्हारे टोटल 50 टर्म्स की कंप्लीट हो गई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिंसिपल्स पे लेके आऊँगा, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको कॉमर्स में आके हेल्प करेंगी। तो थैंक यू दोस्तों।